अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 82 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। पिछले लेक्चर का होमवर्क भी आपका संडे को बन गया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके होमवर्क में हो जाएगा, ये आज का होमवर्क होगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल हौला हाथ है, ठीक है। संडे है ना, इसीलिए ये एक्स्ट्रा क्लास इसमें रखिए कि होमवर्क भी डबल हो जाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास को ज़्यादा नहीं ड्रैग कर सकूंगा, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में हम 1.5-2 घंटे ही पढ़ सकेंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। लोन वाली ट्रांजैक्शन जो आपके साथ मैंने शुरू की थी बात करनी पिछली क्लास में, शायद अब वो मुझे मंडे पे लेके जानी पड़े। टाइम बच गया तो कर भी लेंगे, ठीक है जी। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये हमने बनानी है जी। जी कितना आया था हमारे पिछले साल में प्रॉफिट, ये पिछले साल में चौथा जो किया था हमारा प्रॉफिट एंड पे कितना आया था टोटल? पैट कितना आया था? 4250, ठीक है। हो गया था एट्रीब्यूट, सही हो गया था ना एंड पे, सही एंड हो गया था ना सवाल। चलो अब इसको जरा तसल्ली से करते हैं विद एडजस्टमेंट्स। लेकिन इससे पहले जरा मैं चाहूंगा कि हम ये P2A जो नई चीज आई थी बैलेंस शीट के सवाल में, हमने इसको टैकल कर लिया था, और A to P, इस ट्रांजैक्शन को हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है? हमने बैलेंस शीट का सवाल किया तो मैंने कहा P2A जो है इसमें बेचा किसने? P ने। तो प्रॉफिट किसने कमाया? P ने। तो P का प्रॉफिट कहां पड़ा है? CRE में। तो CRE को कर दो डेबिट। किसने खरीदा है? A ने। A का स्टॉक कहां पड़ा है? पता नहीं कहां पड़ा है, हमारे पास तो नहीं पड़ा, तो फिर ले दे के जोर इन्वेस्टमेंट पे निकाल दिया। A to P के अंदर हमने क्या कहा? बेचा किसने है? A ने। प्रॉफिट किसने कमाया है? A ने। तो A का प्रॉफिट पड़ा है CRE में, तो CRE को कर दो डेबिट। किसने खरीदा है? पेरेंट ने। उसका स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा है, तो पहले केस में एंट्री हुई थी CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन A क्रेडिट, CRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, ठीक है ना। तो CRE नहीं डेबिट होना है दोनों में। ये तो बात हो गई बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वर्किंग 5 तो आती ही नहीं है कि उसको साथ में डिस्कस करें, ठीक है। ये एडजस्टमेंट होगी क्लियर। अब ये एसोसिएट की ट्रांजैक्शन है, सब्सिडरी की नहीं है, इसलिए वर्किंग 5 का कोई चक्कर होना ही कोई नहीं है इसमें, ठीक है। अब यही ट्रांजैक्शन अगर इनकम स्टेटमेंट में आए तो, जैसे हमने आपस की सेल परचेज सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी के अंदर भी देखा था कि आपस की सेल परचेज होती थी तो फेस को भी सही करना पड़ता था, याद आ रहा है? तो जरा इसको इस तरह से देख लेते हैं। अगर P2A आपस की सेल है, P2A पेरेंट ने सब्सिडरी को चीजें बेची, लेट से सोल्ड है 100 रुपया, अनसोल्ड है 40 भाई कह रहे हैं, अनसोल्ड का प्रॉफिट 7 रुपये है भाई कह रहे हैं, ठीक है जी। अब पहले ही 7 कर लोगे तो फिर परसेंटेज लग कर क्या होगा, वो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सही है, जरा इसको फिर परसेंटेज लगाएंगे ना तो जरा राउंड फिगर रहेगी। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना है इस टॉपिक में, हमेशा क्या करना है, हमने परसेंटेज लगानी है। तो पीज शेयर 10 इंटू कोई 20% भाई कह रहे हैं, लेट्स से जी 2। अब ये 2 आ गया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का। S2P या P2S के अंदर हम आपस की सेल परचेज को कैंसिल करते थे, क्योंकि एक ने सेल रिकॉर्ड की होती थी, दूसरे ने परचेज। यहां पे क्या है, एक ने तो सेल रिकॉर्ड की होगी, दूसरे की परचेज का हमें नजर आ रही होगी। पेरेंट की बात करें तो सेल नजर आएगी, लेकिन एसोसिएट की परचेज नजर नहीं आएगी। एसोसिएट ने सेल किया तो उसकी सेल हमें नजर ही नहीं आ रही, पेरेंट की परचेज होगी, तो आपस की सेल परचेज वाला चक्कर तो ना तो हमने इसको लिया, ना ही इसको लेना है, ना ही इसको वैसे ही नहीं लेना, इस दो की एडजस्टमेंट करनी है। अब इस दो की एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखकर मुझे बताएं। हम जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होते हैं तो हम क्या लेते हैं जी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ठीक है। तो यहां पर P प्लस एस, ठीक है। अब मुझे बताओ किसने बेचा है? पेरेंट ने। तो किसने प्रॉफिट कमाया है? पेरेंट का प्रॉफिट कहां पड़ा है?
हमारे पास पड़ा है ना, उसको कैसे कैसे कम करें? हम कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कम करते हैं तो सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा लेते हैं तो जीपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 रुपए से हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल को। लो जी, डिस्कशन इज ओवर। हिट वर्किंग 5, हिट कौन सी वर्किंग 5? वो तो एस प्रॉफिट है, वो तो एस प्रॉफिट है। ठीक है, और सही है। हिट वर्किंग 5.1 ए प्रॉफिट, ये ए ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। किसने प्रॉफिट कमाया है? पेरेंट ने। पेरेंट का प्रॉफिट कहां पड़ा है? फेस पे, इनकम स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। कैसे रिकॉर्ड करें उसको? रिवर्स कैसे करें? जीपी को हम नहीं छेड़ते, हम कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएंगे, जीपी कम हो जाएगा। समझ आई बात की? अच्छा, अगर ए टू पी ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड 200, अनसोल्ड लेट से 70 रुपए, और अनसोल्ड का जो प्रॉफिट है वो आ गया जी 12 रुपए ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर अगला काम क्या करेंगे? पीस शेयर निकालेंगे। लेट से वो पीस शेयर आ गया 5, ऐसे ही फिगर। अब बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे, इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे हैं, तो क्या आपस की सेल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे? इसको डिडक्ट फ्रॉम सेल कॉस्ट ऑफ सेल? नहीं, एस टू पी, पी टू एस में ये होता था, ए टू पी, पी टू ए में ये आपस की सेल परचेज वाला चक्कर ही कोई नहीं। तो ये तीनों तो गए, ले दे के रह गया क्या? 5। अब इस 5 का क्या करना है? मुझे बताओ, बेचा किसने? प्रॉफिट किसने कमाया? ए का प्रॉफिट, पीएनएल का सवाल करें, ए का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? वर्किंग 5.1। सीआरई कहां से आ गई? इनकम स्टेटमेंट के सवाल में सीआरई कहां से आ गई? तो हमारे पास ए का प्रॉफिट पड़ा होता है वर्किंग 5.1 में, शेयर ऑफ, अभी बनाता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। तो वह एसोसिएट का प्रॉफिट हमारा 5.1 में पड़ा है, तो हम उसी में जाकर इसको हिट कर देंगे, यानी हम डेबिट कर देंगे, यानी डिक्रीज, पहले लिख दो, डिक्रीज वर्किंग नंबर 5.1 बाय, डिक्रीज मतलब डेबिट, डेबिट कर दो वर्किंग 5.1 को बाय ₹5। क्या ये 5 पहले ही परसेंटेज है यार, पता नहीं 12 को इंटू समथिंग किया था। ठीक है ना, 5 पहले निकाला हुआ मैंने, परसेंटेज लगाई नहीं थी मैंने, कुछ भी लगा लो। 2 है, 4 आया पता नहीं कहां से जी। सही है, सॉरी, ये ले जी। तो अगर पेरेंट ने बेचा, इधर देखो, ये भी कर ही लेते हैं। आगे क्या आ रहा होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, और यहां पर एक नई चीज आई थी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, तो ये हमारे पास पड़ा होता है, ये वर्किंग 5.1 से आता है। अब अगर तो पेरेंट ने चीजें बेची तो पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया, पेरेंट का प्रॉफिट रिवर्स करना है तो पेरेंट की कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दो, ये तुम्हारे पास मौजूद है ना पीएनएल में। अगर एसोसिएट ने चीजें बेची, एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया, तो एसोसिएट का प्रॉफिट हमारे पास कहां पड़ा हुआ है? तो ये इसको जाके हिट कर दो। वेरी सिंपल। सही है, बात समझ आती है? चलो इसको नोट कर लो, पिक्चर शिक्चर ले लो, सवाल शुरू करें। सवाल में और कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये पी टू ए टू पी, लेक्चर 82 है। इतनी सी बात है बस, ट्रांजैक्शंस आपको आती हैं, सिर्फ एसोसिएट के हिसाब से समझना था हमने। ठीक है, पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया है कि पीबीटी से ऊपर एक लाइन आइटम ऐड कर देना है, एक लाइन सिर्फ देनी है हमने एसोसिएट को। बैलेंस शीट में एक लाइन, पीएनएल में एक लाइन। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में एक लाइन का नाम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और पीएनएल के अंदर पीबीटी से ऊपर एक लाइन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। बस बाकी सारी अकाउंटिंग वैसे ही चलनी है। शुरू करें जी काम, चलो। अच्छा, मैंने कहा था पिक्चर लें, ये काम अभी सवाल में करना है, इस सवाल के अंदर है, कोई एक तो होगा, 2 ना हुए तो। अच्छा, इसी तरह से पी टू ए या ए टू पी आपस की सेल परचेज फिक्स एसेट की आ जाए तो क्या करेंगे? उसी तरह से गेन लॉस निकालेंगे, उसको नेट करेंगे और फिर उस पर शेयर भी लगा देंगे, उस पर परसेंटेज, यही कह रहा हूं, लगा देंगे। फिगर आ गई, तो पिछले सवाल में किया, बैलेंस शीट वाले सवाल में किया था। ठीक है, अब जब उसकी एंट्री की बारी आएगी तो पीएनएल के अंदर आकर भी अदर इनकम अलग से नहीं, डेप्शन अलग से नहीं, बल्कि वही शेयर पकड़ेंगे
देखेंगे अगर पी ने, अगर देख लेंगे, चलो देखते हैं, आने दो, लेट द एडजस्टमेंट कम, बढ़ जाएगी बात, ज्यादा हो जाएगी, सामने फिगर पड़ी हो ना ज्यादा इजी लगता है। ये तो समझ आ गई ना, चलें आगे। सबसे पहले जी क्या करना है आपने, पीएनएल बनाना है ना, 5वें सवाल का पीएनएल बनाना है। सबसे पहले तलवार निकालें और क्रच 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 एंड नो क्रच। दिस इज 5.1, दिस इज 5, दिस इज दैट इज, दिस इज दैट इज, दिस इज, मार्कर सही है। चलें जी फॉर्मेट बनाना शुरू करें। क्या सोल्ड को कह रहे हैं आप, सेल और कॉस्ट में से माइनस क्यों नहीं कर रहे? बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या पी ने जो बेचा है वो पी की सेल में पड़ा है? कहो हाँ, हाँ पड़ा है, पड़ा है। ए की परचेज में भी पड़ा है। ए की परचेज कहाँ है? किसने पूछा सवाल? ए की परचेज कहाँ है? हम तो ए को लाइन बाय लाइन ऐड ही नहीं करते। तो एक तरह से सेल माइनस करोगे, दूसरी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल यानी परचेज माइनस करने लगोगे तो कहां से लाओगे? है ही कोई नहीं। गॉट इट? अच्छा जी चलें, सबसे पहले वर्किंग 6 की जरूरत नहीं है, कल शुरू करेंगे वर्किंग 6 जी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 220। जो रूटीन का काम है क्विकली करें, ठीक है। पी ग्रुप कंसोलिडेट, सर ये भी करने की जरूरत नहीं थी, खैर चलो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 18। चलें जी, सबसे पहले क्या है जी? सेल्स। सेल्स 10,000 प्लस सारे 1000 में चलेंगे, नहीं गड़बड़ हो जानी है। 10,000 प्लस 4,500। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल 4,500 प्लस 1,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,500 प्लस 1,500। कुछ नया काम अभी तक नहीं किया हमने। नेक्स्ट अदर इनकम 500 जमा 200, तो यहां से जीपी निकल आएगा, उसके अंदर हम ऐड करते होते हैं, ऐड क्या लिखना, वहां पॉजिटिव कर देंगे। अदर इनकम जी 500 जमा 200, नहीं वो पीबीटी से ऊपर छोड़ेंगे। किधर से सवाल आया है? वो पीबीटी से ऊपर एंड पे, जब पीबीटी लिखना है ना, यानी सब कुछ कर लेना, आसानी के लिए रखा हुआ है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी ऐड अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस फाइनेंस कॉस्ट, और पीबीटी जब आने लगे उससे ऊपर एक लाइन एंड पे, आसानी के लिए जी। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2750, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एडमिन 2750 जमा 1600। उसके बाद क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, ये भी ले लो 750 जमा 100, बिल्कुल ऐसे ही किया था सुबह वाली क्लास में जी। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस 750 जमा 100। अब क्या आना है? अब पीबीटी आना है और फिर टैक्स, तो यहां पर एक लाइन खाली छोड़ दो पीबीटी, और उसके बाद टैक्स जी 700 जमा 500, और फिर क्या आ गया? पैट। तो ठीक है, उसके बाद इस पैट को हम क्या करेंगे? एट्रीब्यूट करेंगे बाद में जाकर, ठीक है। पैट, और इसके बाद ये पैट एट्रीब्यूटेबल टू, तो इस सवाल में नहीं है ओसीआई, पेरेंट और एनसीआई, ठीक है। सारी फिगर्स ले ली, अभी भी 2 फिगर्स रहती हैं, वर्किंग 5,000 और वर्किंग 5.1, 750 की परसेंटेज। इस टॉपिक में मैंने कहा है हर ट्रांजैक्शन के साथ, हर चीज के साथ परसेंटेज। तो यहां पे आके हमने वर्किंग नंबर, अच्छा वर्किंग 1 लाजमी है, पीएनएल का सवाल भी हो तो वर्किंग 1 लाजमी है। क्यों? गुडविल नेगेटिव आ गई तो अदर इनकम में जानी है, पीएनएल के लिए जरूरी। गुडविल पॉजिटिव आए और इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल हो तो वो भी पीएनएल में जाता है, तो वर्किंग 1 तो लाजमी करेंगे। क्या पता नेगेटिव गुडविल आ जाए, अदर इनकम के अंदर जानी हो, ठीक है। तो यहां पे हमने
एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना। उसके बाद वर्किंग 2 SRE, वर्किंग 3 CRE, वर्किंग 4 NCI, ये सिर्फ बैलेंस शीट के लिए जरूरी हैं, इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है। पीएनएल का सवाल करते हुए वर्किंग 1 लाजमी है, 2, 3, 4 की जरूरत नहीं है। फिर पीएनएल की वर्किंग्स आती हैं 5 और एसोसिएट आ चुका है 5.1। ठीक है, तो यहां पे मैं वर्किंग नंबर 5 ओपन कर लेता हूं, एस प्रॉफिट्स, और वर्किंग 5.1 ओपन कर लेता हूं, ए प्रॉफिट्स। ए प्रॉफिट्स ही लिख लिया करो, ठीक है, आपको पता है इस पे हम जब शेयर लगा देते हैं तो हमारा शेयर ही निकलना। ए प्रॉफिट्स, ठीक है जी। जी, एस प्रॉफिट 1000, ए प्रॉफिट 750। एस प्रॉफिट, एक मिनट जरा देख लो, पी एक्वायर्ड स्टार्ट ऑफ द ईयर, एस को, और आगे कहां लिखा हुआ है, पी एक्वायर्ड यकम अक्टूबर 16। ओ पुरानी बात, यानी ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन, पढ़ेंगे अभी जाकर इंशाल्लाह, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन नहीं है। ओके, तो इसका मतलब पूरा प्रॉफिट, कोई बटा लगाने की जरूरत नहीं है। कितना, और यहां पर ए प्रॉफिट, इसको भी कोई बटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करेंगे तो बटा लगेगा, वो अलग बात है, बटा नहीं लगना, लेकिन परसेंटेज लगनी है, इसलिए ब्रैकेट में लिखो कितना। अभी मुझे नहीं पता कितने परसेंट है, लिखा हुआ है सीधा ही, पी एक्वायर्ड 30% शेयर। चलें यार, ये फिर कर ही देता हूं मैं, बाद में पढ़ना तो है ही, लेकिन चलो एक आपकी आदत है, ये 30% आपने भूलना नहीं। इस टॉपिक में हर चीज के साथ हमने क्या करना है, 30% लगाते जाना है। जी कितना, 2। चलो लें, ये भी मैंने सिर्फ डाटा लिखा है। अब एडजस्टमेंट्स को शुरू करूंगा, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये सारा डाटा मैंने लिखा है, इसको जल्दी से लिख लें ताकि एडजस्टमेंट शुरू करें। रूटीन का काम जल्दी किया है, अब एडजस्टमेंट्स करते हैं आराम आराम से। एडजस्टमेंट 1 आपको आती है, बस आपको पता नहीं है कि आपको आती है। पढ़े, पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस, इसीलिए तो सब्सिडरी है ये। पहले सवाल पूरा पढ़ते होते हैं, मैं तो पढ़ के आया हूं ना अभी थोड़ी देर पहले आपकी क्लास से, तो मुझे पता था एस सब्सिडरी और ए एसोसिएट है। ठीक है, सवाल पढ़ के ही शुरू करते हैं ना जी। तो एस को जो एज इट लाइन बाय लाइन ऐड किया और ए को जो हमने उड़ाया, उसका वजह यही थी। ठीक है, एसोसिएट है। खैर अभी तो शुरू है ना, हर सवाल ही ऐसा चल रहा है, बाकी तो नाम भी मुख्तलिफ हुआ करेंगे सवाल के पेपर के सवालों में तो। ठीक है जी, पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस at start of year, investment in S is appearing in the books at a cost of 1200, which includes professional fees. On acquisition of SL, ये तो एक्सपेंस में जानी चाहिए थी, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़ी है। बैलेंस शीट असल में नजर नहीं ना आ रही, तो उसने हमें बताया कि इन्वेस्टमेंट इन एस, पी की किताबों के अंदर वो जो आ रहा होता था बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट, वो कितने पर नजर आ रही है। इसमें तो गड़बड़ है यार, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे करके वर्किंग नंबर 1.1, इसमें हम इन्वेस्टमेंट इन एस को जरा सही करते हैं। तो एज पर क्वेश्चन कितनी है जी? 1200। चलो ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें शामिल है प्रोफेशनल फीस ऑफ 50 इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ, इसमें शामिल है तो निकाल दो, एंट्री बनेगी इसकी एंट्री। अच्छा मैंने कहा था ये कौन सी एडजस्टमेंट, ये सारी वो पेज 27 वाली एडजस्टमेंट से याद आ रहा है, प्रोफेशनल फी को जो हमने पेज पढ़ा था। ठीक है, ये अगर इन्वेस्टमेंट में शामिल है तो निकालो। ये किसका खर्चा है, एक्वायर करने कौन गया था, तो ये उसी खर्चा है ना। तो हम इसको कहा करते थे सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एस क्रेडिट। कितने से? 50 से। लेकिन सीआरई तो बैलेंस शीट के सवालों में होता था, अब क्या करें, प्रोफेशनल फीस है। इनमें से कौन से, फाइनेंस कॉस्ट में खुदा का खौफ करो, प्रोफेशनल फीस जो है, ऑडिट फी, प्रोफेशनल फी, ये सारी फीसेस कहां आया करती हैं, ये एडमिन एक्सपेंसेस में आती हैं। तो
एडमिन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एस क्रेडिट, ये हमने करेक्शन कर ली। ऐसे पहले भी हमने एक सवाल किया था, ठीक है। चलो अब ये क्या है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती है, इसको सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एडमिन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 50 से, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर तो दिया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट डन हो गया। यहां पे क्या लिख दूं मैं, ये क्या चीज है, ये प्रोफेशनल फीस है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे कहता है फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 पेबल आफ्टर, कुछ कैश आज ले लो, कुछ कैश 4 साल बाद ले लेना। याद आ रहा है, आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करते थे और फिर आहिस्ता 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 इसको, कहानी कुछ यूं होती थी ना हमारी, हम यूं करते थे जी कि आज जिस दिन हम इसको खरीदने गए सब्सिडरी को, इस दिन हमने कहा कि जी 4 साल के बाद भाईजान आप 1000 रुपया ले लेना, 1000 ही है ना, इसको आज की प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आते थे। डिस्काउंट रेट कोई ना कोई सवाल में गिवन होगा, क्या कहते हैं, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। तो एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट अगर 12% है तो इसको हमने क्या करना होता था, 1000 को 1.12 रेज़ टू पावर -4 कितना, 636, इसकी एंट्री किया करते थे हम इस दिन खड़े होकर, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट पेएबल क्रेडिट। याद आ रहा है, उसके बाद जब 1 साल गुजरता था तो हम इस इन्वेस्टमेंट, इसको पेएबल को ग्रो कराते थे, ये पेएबल ग्रो करता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। याद आ रहा है, वही काम करना है हमने। अब ये पता नहीं है, ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, बारी ध्यान दो, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है इस वक्त कि ये वाली एंट्री हुई है या नहीं हुई है। रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एस, फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 पेएबल आफ्टर 4 years रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एस इज स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो इसका मतलब ये अज्यूम नहीं कर सकते कि 1200 के अंदर इस 1000 की प्रेजेंट वैल्यू पड़ी है, वरना हो सकता था ना इसमें पड़ी होती, कुछ कैश होता, कुछ ये होता। सवाल चुप नहीं है, सवाल बोल रहा है कि ये रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड तो कर लो मेरे चांद रिकॉर्ड, मसला क्या है जी, रिकॉर्ड करवाओ। ये पहले तो इसको साइड पे कर लो, ये तो कैश हो गया, कितना 1150। अब क्या एंट्री करेंगे आप, क्या एंट्री पास फरमाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट पेएबल क्रेडिट। इधर देखो, 1000 रुपए को 1.12 रेज़ टू पावर -4 करो, वो तो वर्किंग मैंने आपके लिए किया ना, पर्चे में तो ये करोगे, कितना 636 से एंट्री पास करो। अब ये एंट्री देखना, दिस इज अनरिकॉर्डेड, दिस वाज गलत रिकॉर्डेड, सही किया, दिस इज अनरिकॉर्डेड, तो करो रिकॉर्ड। एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, ऐसे एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, और पेएबल क्रेडिट। ये नहीं बनाना था, वैसे ही आपके दिमाग के अंदर ये बन रहा होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है, और सही है। तो इसके सामने क्या लिख दिया आपने, अच्छा पर्चे में तो आपने ये एंट्री करनी, तो पर्चे में यहां पर आपने ये पेएबल की वर्किंग कर देनी है, 1000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -4, ठीक है ना। ये तो आपके दिमाग में एंट्रीज चल रही हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब जब ये पेएबल रिकॉर्ड हो गया आज 636 पर, तो क्या 4 साल बाद ये 636 ही पे करना है? अब इसको हमने हर साल ऐसे ग्रो करवाना है कि चौथे साल के एंड में ये 1000 बन जाए। उसके लिए हम सिंपल सा काम करते थे, ये 636 के ऊपर 12% लगा देते थे, उस साल का इंटरेस्ट आ जाता था। कुछ याद आया? याद माजी अजाब नहीं है। अब वापस आ गए, कंसोलिडेशन शुरू वाली चल पड़ी है, इसका मतलब ये है कि खत्म हो गया काम खत्म हो गया। अब बस इसी को बार बार करना है, मुख्तलिफ सालों में करना है, और जो बची खुची चीजें हैं वो ऐड ऑन करनी है। ओके जी, यही है कंसोलिडेशन, और क्या है। तो अब इस पेएबल को ग्रो करवाना है, एंट्री बनेगी। अच्छा, हम कहते थे ये सारी एडजस्टमेंट्स सीआरई को हिट करेंगे अगर इनकम एक्सपेंस वाली मामलात आए तो ये एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी एंट्री हमने की थी, आपको याद होगा, सीआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। बैलेंस शीट में ये सवाल किया था ना, और 636 को 12% से मल्टीप्लाई करो,
CRE डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अब CRE तो बैलेंस शीट के सवालों के अंदर होती थी, इसको अब कहां फेंकें? इसको फाइनेंस कॉस्ट में फेंको। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाया करता है? फाइनेंस कॉस्ट में। लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखो इसके साथ। फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिसको आप किसी जमाने में CRE में फेंका करते थे, लेकिन अब चूंकि बैलेंस शीट का सवाल नहीं है, CRE कहां से लाएं? अब तो इनकम स्टेटमेंट है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ने कहां जाना है? तो 76 से आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट जी कितने से? अनरिकॉर्डेड है ना। अच्छा, आप कह सकते हो इसको, चलो खैर जी, प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से? डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ये आपका पेएबल क्लोज हो जाएगा, जो आपकी बैलेंस शीट होगी उसमें कितने पर? 712 पर। इस साल के एंड पे ये 712 पे आ गया। ठीक है। और ये एंट्री, दूसरी वाली एंट्री जो होती है, इसने आपकी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना होता। इन्वेस्टमेंट तो आपने इस दिन 636 पे रिकॉर्ड कर ली थी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी टोटल हो गया 17। लो जी, आपका बहुत पुराना लेक्चर रिवाइज हुआ आज। इन्वेस्टमेंट इन एस, ये जनाब आपने वर्किंग 1.1 में निकाली है 1786। कैसा रहा? जी 1 इज डन। मुश्किल एडजस्टमेंट थी थोड़ी सी, इसलिए मुश्किल लगी थोड़ी सी कि रिवीजन। इधर देखो, पेज नंबर 27 पे जाता हूं मैं। पेज नंबर 27 कहां होगा सर? 26 के बाद जी, 27 भी 26 के बाद होगा। मैसेज मुझे मैं नहीं देखता होता। उसके बाद माशाल्लाह, चलो देखते हैं। दरमियान में कोई नहीं? सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये वाला भी आज करवाना था, प्लान में था। एक ये काम करना था और एक लोन वाली एडजस्टमेंट्स, ये दोनों फिर मैं आप पेंडिंग करके, तो आपकी क्लास सिर्फ एसोसिएट करवा के छोड़ दूंगा, फिर थोड़ा सा उधार आपका बाकी रह जाएगा। किसी वक्त टाइम दे देना मुझे, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा जी सुने यार, मैंने मशवरा मांगा है आपसे यार, आप अजीब लोग हो यार, मजाक की सूझ रही है। आप अजीब आदमी है यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये सेठ साहब जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, यही वाली एंट्री है। तो ये एंट्री CRE को हिट करती थी, आज CRE नहीं, आज फाइनेंस कॉस्ट है हमारे पास। ठीक है जी, चलें आगे। याद आया कुछ? ये ना रिवाइज करना है आपने पेज 27 और उसके साथ रिलेटेड सारे सवाल, क्योंकि अब आगे हर सवाल में आपको मिलेंगे। एसोसिएट के सवाल जरा पास पेपर पे नजर तो डाल के देखना, आपको सवालों के अंदर ये नजर आएगा, 2-3 के अलावा हर एक में। इसलिए आज एक काम ये भी कर लेना, पेज 27 को रिवाइज कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, P acquired 30% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ A ऑन यकम अक्टूबर। 30% एक्वायर किया है। अच्छा, शेयर कैपिटल वो P का शेयर, P ने A का 30% एक्वायर किया, इसीलिए तो पता लग गया था हमें कि ये एसोसिएट है। लेकिन कितने का एक्वायर किया है ये उसने नहीं बताया। कहाँ आता था ये इन्वेस्टमेंट इन ए की वर्किंग में डेबिट साइड पे लिखते थे कॉस्ट। क्योंकि बैलेंस शीट में बना नहीं रहा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट इन ए की रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। कोई नहीं, अच्छी बात नहीं दिया तो बस मुझे ये पता लग गया कि 30% शेयर होल्डिंग है, ये एसोसिएट है, और PNL बना रहा हूं तो प्रॉफिट चाहिए था, वो मैंने लिख लिया हुआ है ऑलरेडी। जी को मसला। चलें आगे। ले जी, P प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ क्या? अच्छा, एप्लीकेबल शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ S ऑन एक्विजिशन डेट वर। S की सिर्फ दी है उसने,
तो पी की रिटेन्ड अर्निंग्स भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी कहां लेकर जाते थे, क्लोजिंग माइनस प्री वर्किंग 7 में। तो ए को छोड़ो, हाँ एस की ये दोनों चीजें इसलिए चाहिए क्योंकि वर्किंग 1 कर रहे हैं, गुडविल का पता लगेगा, तो ये दोनों चीजें गिवन है, ये भी लिख लो। शेयर कैपिटल कितना जी 4000, और रिटेन्ड अर्निंग्स वो जहां से प्री डेबिट करते थे वो रिक्वायर्ड नहीं है आज मुझे, ठीक है जी 1800। चलें आगे। अब आप पॉइंट हो गया पूरा, 1 भी गया, 2 भी गया, 3 पढ़ो जी। P provided loan of 500 to S some years back, कुछ साल पहले, इंटरेस्ट चार्ज इज 10%। कुछ साल पहले P ने S को लोन दिया था, कहीं पे लिखा हुआ है कि वापस हो गया? अच्छा, अब आपस की इनकम, आपस का रिसीवेबल पेबल तो कैंसिल करने की परेशानी है नहीं, बैलेंस शीट कर नहीं रहे। हाँ, P ने अगर लोन दिया है 500 रुपए का S को कुछ साल पहले, तो एक ने अपनी इंटरेस्ट इनकम में रिकॉर्ड किया होगा, दूसरे ने, तो फिर इन दोनों को माइनस कर देना चाहिए। इसको मैं वर्किंग नंबर 8 कह लेता हूं, और यहां कहीं जगह ढूंढ लेते हैं, इधर ही कर देता हूं। मैं तो कहता हूं ये साइड बची हुई है, तो मैंने वैसे ही गंद डाला है। चलो वो लिखा रहे, आपने एंटी डबल देखनी होगी जरा, है वैसे ही वो फारे काम है, कोई एक्स्ट्रा काम है वो, ठीक है जी। वर्किंग 8 में मैं क्या निकाल लेता हूं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लोन है 500, इंटरेस्ट रेट 10%, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 50 का। अब ये 50 रुपए का इंटरेस्ट P ने S को ये लोन दिया है, A को नहीं दिया, S को। तो अगर P ने S को ये लोन दिया है, तो P ने अपनी अदर इनकम में इस 50 को रिकॉर्ड किया होगा, और S ने अपने फाइनेंस कॉस्ट में। तो दोनों जगह से आपस का रिसीवेबल, आपस की इनकम एक्सपेंस क्या कर दो, तो यहां से आपने माइनस किया 50, और यहां से भी माइनस किया 50। इसके साथ आप वर्किंग नंबर 8 का रेफरेंस दे दें। और अगली बात आपको याद है कि इस एडजस्टमेंट से वर्किंग 5 हिट नहीं होती। 3 एडजस्टमेंट्स हैं, 3 वैसे 2 हैं, मैनेज आपस की मैनेजमेंट फी इनकम, मैनेजमेंट फी एक्सपेंस, आपस का इंटरेस्ट इनकम, आपस का इंटरेस्ट एक्सपेंस, और तीसरी चीज सेल परचेज आपस की। ये फेस के ऊपर तो आप सही करते हैं, लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करते होते। ऐसे ही सिखाया हुआ है, हैंड रिटन पेज 7 जाकर देख लो, लिखवाया था, ठीक है। चलें आगे। चलो जी, ये एडजस्टमेंट तो आप कर दो मुझे, जल्दी करो जी, वक्त कम, मुकाबला सख्त है, ये तो आप कर ही लोगे, जल्दी करो, शाबाश। ये पहले मैंने असल में समझा दिया ना। During the year, in each month, A sold goods costing 80 to P at cost plus, बस अंग्रेजी की मार है। वर्किंग नंबर 9 आ गई, A to P है क्या? चलो, ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड, चलो P to A कर दो यार, LO, पहले वो हो जाती तो क्या था, बाद में ये कर लेते। P to A, ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड गुड्स टू A फॉर 1000, सोल्ड 1000, at the year end A still held 1/4 of these goods in inventory, unsold, 1000 का 1/4 यानी कि 1/4, 1/4 यही होता है ना, कितना, कहीं मार्कअप मार्जिन नहीं गिवन। प्रॉफिट एलिमेंट ऑन अनसोल्ड स्टॉक इज, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट दे दिया उसने, कितना 200। लेकिन ये भाईजान आ गए हैं, तो हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या कर रहे हैं, तो पीस शेयर 200 का 30% जी। अब इस 60 के बारे में आपको मैंने समझा दिया। किसने बेचा, किसने बेचा, तो प्रॉफिट किसने कमाया हुआ है,
पी का प्रॉफिट रिवर्स करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें। पी का प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, ये पी का प्रॉफिट कम करने का तरीका क्या है, पी की जीपी को हम नहीं चाहिए, बैलेंसिंग निकलता होता है ना, तो हम क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दें। तो यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम क्या करेंगे, ये देखें लिखा हुआ है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल विद 60। आपस की सेल परचेज कहां पे कैंसिल करें, एक की किताबों में सेल है, अगर पी ने बेचा है तो उसकी सेल तो पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ए की परचेज जो नहीं हमने ली हुई, तो ये तीनों नहीं आते। पी टू ए टू पी, इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए सिर्फ इसको पकड़ेंगे, इधर कांटे लग जाते हैं, सिखाया है अभी, ठीक है। हिट वर्किंग 5, वर्किंग 5 का ताल्लुक ही कोई नहीं है, एस प्रॉफिट पड़े हैं वहां पे, यहां तो पी है या ए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्किंग, ये भी अब आप खुद करो, जल्दी करो। ए टू बी है, हाँ जी, कोई समझ आई अंग्रेजी? कितने बच्चों ने कर ली है? जैसे अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ, आपने कर भी ली। छोटा सा सवाल है, सारी एडजस्टमेंट रिपीट हो रही हैं, बस मसला ये है कि एस की जगह जहां पहले एस होता था अब ए है, और उल्टा आसानी लग रही है हमें, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ, हर महीने ए सोल्ड गुड्स, ओए जालिम ने ये लाइन लिख दी ना जो बीच में डिब्बा ये मैंने लगाया है, कॉस्टिंग 80 टू पी एट कॉस्ट प्लस। असल में ना कहानी कुछ इस तरह से है, ए टू पी है, सोल्ड सेल, फिर उसके बाद ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग। असल में ना इसने 80 की चीजें खरीद कर आगे 80 की नहीं बेची, बल्कि 80 वाली चीज को एटा मार्क प्लस है ना, मार्कअप हो गया ना, तो ये 80 100 पर है, इसको 120 कितना बनता है, ये 96 का बेचा, 96 की इसकी सेल बनी। असल में जालिम ने ये बात कर दी, जरा घुमाकर दे दिया सवाल, ठीक है ना, मैं ये नहीं बना रहा, मैं तो वैसे बता रहा हूं, ठीक है, कि यहां पर हमने क्या करना है, हमने जो सोल्ड की फिगर लेनी है वो 80/100 इंटू 120 करके लेनी है। कोई मसला इसमें? ये बात समझ आती है? मिटा दूं ना ये वाला, ऐसे ही फजूल था, सिर्फ समझाना था कि उसने क्या बोल दिया सवाल में, 80 रुपए की चीज खरीद कर पी को उसने मार्कअप पे बेची है, तो सोल्ड की फिगर तो नहीं ना दी उसने, कॉस्ट की जालिम ने दे दी फिगर, हमें सोल्ड की चाहिए होती है, आपस की सेल की फिगर चाहिए होती है। नेक्स्ट, एट द ईयर एंड 75%, अच्छा अब ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ, वैसे तो मसला कोई नहीं है, इन ईच मंथ ना भी करो, लेकिन चलो ये 1 महीने का आया है, ये क्या है जी, 1 महीने की सेल है, इन ईच मंथ 80 रुपए की चीजें बेची हैं उसने, तो इसका मतलब पूरे साल में कितने की बेची हैं, इंटू 12 कर दो, 12 मंथ्स जी, 1152, ठीक हो गया, ये समझ आई है बात? जरा जुमला दोबारा पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर, इन हर महीने ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू पी, यानी हर महीने 80 की चीजें मार्कअप ऐड करके पी को बेचता आया है, तो 12 महीने में कितनी बेची? अगर 1 महीने में 96 रुपए की बेची है तो 12 महीने में 1152 की सेल्स है। और सही है, ये समझ आगे चलूं? नहीं समझ आई? 75% ऑफ द गुड्स परचेज्ड इन सितंबर, ये आखिरी महीना है, यार ये करने की जरूरत ही नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। अनसोल्ड, फिर चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस तो होगी ना। अनसोल्ड सिर्फ 96 का 75%, कितना? 72, ठीक है जी, ये अनसोल्ड आ गया। अब अनसोल्ड के ऊपर प्रॉफिट कितना है, तो 72 जो है ये 120 पे है, हमें इसका
20 चाहिए, 12, लेकिन अगला मसला फिर वहीं पे है, इसके ऊपर क्या करेंगे, 12 के ऊपर 30% लगाएं, आंसर इज 3.6। ठीक है जी। अब किसने कमाया है ये प्रॉफिट, ए ने बेचा है तो ए ने प्रॉफिट कमाया है। अगर ए ने प्रॉफिट कमाया है तो ए का प्रॉफिट हमारे पास कहां पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, डिक्रीज, क्या लिखवाया था यहां पर, डिक्रीज वर्किंग 5.1, डिक्रीज यानी डेबिट कर दो वर्किंग 5.1 को बाय 3.6। यहां पर क्या है, ये ए टू पी है, ए टू पी स्टॉक ऐसा ही है, कितना, बस पीएनएल में तो वैसे ही हम सिंगल इंपैक्ट सोचकर चलते हैं हमेशा, पहले से थोड़ी बना रहे कि डबल एंट्री देखें ना, देखते हैं। ठीक है, ले जी, ये क्लास के स्टार्ट में दोनों काम मैंने किए पहले, और इसको दोबारा हमने रिवाइज भी कर लिया। ये क्या लिखते हैं जी हम यहां पर, ये हम लिखते हैं व्हाट टू डू इन पेपर, तो डिक्रीज डेबिट कर दो वर्किंग 5.1 को बाय 3.6, व्हाट टू डू इन पेपर, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। पेरेंट का प्रॉफिट हमारे पास पड़ा होता है ना, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देते हैं। और एसोसिएट का हमारे पास प्रॉफिट नहीं पड़ा, हमारे पास बस एक ही खाता पड़ा है उसका, और वो है उसकी वर्किंग नंबर, उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो वर्किंग 5.1 में, तो वही हम फिर कम कर लेते हैं जी। नहीं, उसने कहा है कि एट द ईयर एंड 75% ऑफ गुड्स परचेज्ड इन सितंबर वर इंक्लूडेड इन स्टॉक, आखिरी महीने का। असल में तो ये मैं वैसे ही करवा गया, असल में तो अगर वो सितंबर की बात ना करता तो पूरा 1152 पकड़ के हम 75% कर देते ना। ओके जी, सही है, चलें आगे। एडजस्टमेंट 6, ऑन यकम जी, किसका, अभी मैंने 6 कराई नहीं, मैं क्या पता नहीं की हो गया, पार्ट 2 शुरू करें।